हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तरंग गति, वेव मोशन। तो तरंग गति में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तरंग क्या होती है, फिर उसके पीछे की सारी जो भी कैलकुलेशंस है, उसका जो मैथ है उसको जानेंगे। तो तरंग गति को जानने के लिए पहले उसकी परिभाषा पर जाते हैं और उसकी परिभाषा से फिर उसको फील की तरीके से समझते हैं कि वास्तव में तरंग होती क्या है ना। तो तरंग की अगर बात करी जाए, तरंग गति में तरंगों की अगर बात की जाए तो हमने तरंग से पहले क्या पढ़ा उसकी बात सुन लेते हैं। तरंगों से पहले हमने ये पढ़ी हुई चीजें, एक तो सरलावर्त गति पढ़ा है ना। सरलावर्त गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये पढ़ा है कि एक कण अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ अपने आयाम तक अपनी जो है सरलावर्त गति को दोहराता है, ठीक है। तो वो तो एक कण की गति थी। हम बात कर रहे हैं तरंगों की, और हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई सरलावर्त गति का पूरा यूज तरंगों में होगा, यानी कि अगर सरलावर्त गति अच्छे से क्लियर है तो ही हम तरंगों की गति को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने अगर नॉर्मल मैकेनिक्स की बात करें, नॉर्मल जो हमने अभी तक इससे पहले जो फिजिक्स पढ़ी है मैकेनिक्स में, हमने जाना है कि भाई हमारे पास कहीं ऊर्जा है या फिर संवेग है, ऊर्जा या संवेग है, अगर वो हमें कहीं पे ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है, तो खुद मान लीजिएगा कोई ब्लॉक है, इसके पास ऊर्जा है, तो उसको मैं यहाँ से वहाँ फेंक देता हूँ, तो ये ऊर्जा इसके साथ वहाँ पर चली जाएगी, यानी कि कण खुद वहाँ पर उस ऊर्जा को या उस संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर गया, ठीक है। कण जब खुद अपनी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा रहा है, तो वो आपने नॉर्मल मैकेनिक्स में पढ़ लिया है, नॉर्मल यांत्रिकी में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कण तो अपनी जगह पर रहे, कण ना पहुंचे वहां तक? हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कैलकुलेशन, एक ऐसा मैथ और एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि कण तो वहीं रहे, लेकिन ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह कर कण के चले बिना ही पहुंच जाए। हम यहां पर ऊर्जा और संवेग दें और दूसरी जगह पहुंच जाए, लेकिन जहां पर दिए वहां से वो उठ करके ना जाए, वो ना जाए वहां पर, लेकिन ऊर्जा और संवेग पहुंच जाए। तो देखो कितना बड़ा कमाल की चीज हो जाएगी, हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। और आपके जो कण है, माध्यम के जो कण हो, वो वहीं के में रह जाए। तो कुछ ऐसा ही सोच करके जो है तरंगों को हमने स्टडी करना है। तो तरंगों में जैसे मैंने पहली परिभाषा की बात करें, तो तरंगों में हम क्या करते हैं कि ऊर्जा तो देनी पड़ेगी, एक विक्षोभ देना पड़ेगा, एक डिस्टर्बेंस, फोर्स लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो शुरू में तो कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा भाई, सरलावर्त गति में भी तो फोर्स आता है, F=-kx होता ही है, जब भी तो सरलावर्त गति करता है, ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी कि एक विक्षोभ तो कहीं ना कहीं से होगा। तो वो ही विक्षोभ एक जगह से दूसरी जगह तक, विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस कह लो, या हमने कोई ऊर्जा दे दिया, कोई थोड़ा बल लगा दिया, झटका दे दिया, वो झटका ही एक जगह से दूसरी जगह तक बिना कणों के या बिना माध्यम के चले ऊर्जा या संवेग एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो वहां तक ट्रांसफर हुई, ये वेव की वजह से हुई, तरंगों की वजह से हुई, इसको तरंग कहेंगे, उस विक्षोभ को, झटके को बोलेंगे कि तरंग है, ठीक है। यानी कि क्योंकि आज की हमें इस क्लास में मेन चीज है कि वेव को फील करना है, जो फील कर लेंगे फिर उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक तो उसके समीकरण में फील करना है कि उस समीकरण को हम इसको ड्राइव करेंगे, है ना। अगर वो समझ में आ गया तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक समीकरण पर सारा चैप्टर चलता रहेगा। तो पहले परिभाषा को समझे अच्छे से। यदि यह किसी माध्यम, वेव क्या है, यह किसी माध्यम में एक ऐसा विक्षोभ है जो माध्यम के कणों की गति के बिना ही, माध्यम के कणों की गति नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह माध्यम का कण नहीं आता, माध्यम के कणों की गति के बिना ही ऊर्जा तथा संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, ठीक है। यह विक्षोभ ही आपका क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। ये विक्षोभ भी तरंग कहलाता है। और इसके सिंपल सबसे बेसिक एग्जाम्पल आप जानते हो कि भाई मान लीजिएगा यहीं पे कोई पानी है, ये मान लीजिएगा पानी है, आपने यहाँ पे क्या मारा, एक पत्थर मार दिया इसमें, तो विक्षोभ कर दिया, यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया पानी को, यहाँ पे पानी को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या होगा, वो एनर्जी तो क्या करेगी, उसके आसपास के कणों को वो ऊर्जा मिलती रहेगी, और एक कण दूसरे को, दूसरा कण तीसरे को, तीसरा कण चौथे को, वो ऊर्जा ट्रांसफर होती रहेगी। लेकिन वो ऊर्जा ट्रांसफर होती रहेगी तो मान लीजिएगा जो भी ऊर्जा मिलेगी तो वो कण क्या होगा, पहले तो अपने सामने अवस्था में था, वो क्या उछलेगा, यानी कि उसका आयाम, उसका विस्थापन होगा तो सरलावर्त गति भी कर सकता है, सरलावर्त गति भी करता होगा। तो अभी हमें क्या करना है, तो
यहाँ से जो आएगी तरंगे उठेंगी इस पानी में, आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली। तो इसमें से ये पानी की तरंगे आ गई, यहाँ से पानी, ऐसा लग रहा है कि शायद पानी बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। किसी तालाब में पत्थर डालो पानी बाहर उड़ जाता है। वास्तव में क्या होता है कि मान लीजिएगा आपने यहाँ पे कोई एक पत्थर रख दिया, या फिर कोई कॉर्क रख दिया, कॉर्क, पत्थर नहीं, पत्थर तो डूब जाएगा, कोई कॉर्क रख दिया, कोई कॉर्क मतलब एक तैरने वाला कोई भी लकड़ी का गुटका रख दिया, ठीक। तो ये जो गुटका है आप देखोगे कि जब यहाँ पर ऊर्जा आएगी तो ये ऊर्जा से ऊपर उठेगा, तो ये यहाँ पर ऐसा चमक करेगा, ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो गुटका नहीं आगे पीछे जाता, गुटका आगे पीछे नहीं जाता, गुटका नहीं यहाँ से रखा तो बाहर तक पहुंच गया, है ना। तो ये वास्तव में तिरंगे हैं, यही वास्तव में क्या है तरंगे, कि इसको यहाँ पे विक्षोभ दिया, विक्षोभ इसको भी मिल गया, और जब तक यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता रहेगा तब तक उसको ही विक्षोभ मिलता रहेगा। अगर मान लो एक बार एनर्जी दे दी तो इसको एनर्जी मिलेगी और आगे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएंगी, तरंगे कहलाएंगी। तो तरंगों में जो पानी के कण है, पानी क्या होगा माध्यम, तो पानी के कण यहाँ से वहां नहीं पहुंचे, पानी के कण वहां से आनी, बल्कि पानी के कणों ने तो ऊर्जा अपने आसपास के कणों को ट्रांसफर करते चले गए, और वो ऊर्जा वास तक एंड तक पहुंच गई। और जहां पर भी वो कोई, हमने इसको समझने के लिए कि भाई क्या पानी बाहर निकल रहा है, तो हमने कॉर्क रखा, तो कॉर्क देखा कि कॉर्क तो वहीं के वहीं से चमक कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें मैंने बनाई ये वाली, ये क्या है, वेव्स हैं, ये तरंगे हैं, ये विक्षोभ इसमें चल रहा है, तो ये झटका चल रहा है, यानी कि हमने एक झटका दे दिया यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा भाई, मान लीजिएगा आपके पास यहाँ पे कोई लाइन लगा करके, कोई लाइन लगा करके कुछ लोग खड़े हुए, कहाँ पे खड़े हुए हैं, विंडो के पास खड़े हुए। ये विंडो है, टिकट विंडो, ऐसा समझ लो, टिकट विंडो है। अब मान लो कि आपने इसको एक झटका दिया, यहां पे क्या दे दिया, एक झटका, तो ये आगे गिरा, ये इसके ऊपर गिरा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। तो इसने जो एनर्जी दी, ऊर्जा दी, जो इसने संवेग था इसका खुद का, वो ऊर्जा, वो संवेग इसने इसको ट्रांसफर करा, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, यहां तक पहुंच गया। ये तो नहीं गया यहां तक, ये तो यहां तक नहीं गया, ये तो यहां तक नहीं गया, लेकिन ऊर्जा चली गई फिर भी। ये माध्यम हो गया ये आदमी, तो ये कण या माध्यम ये यहां से यहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसने अपनी ऊर्जा और संवेग को स्थानांतरित कर दिया। तो बड़े कमाल का कंसेप्ट सोचा लोगों ने कि हाँ भाई, बिना जो है माध्यम के कणों के चले भी हम ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं, बड़े काम आने वाली चीज है ना। तो झटका देते ही ऐसा हो गया। जैसे साइकिल खड़ी रहती है, भाई साइकिल खड़ी रहती है आपकी एक लाइन में, एक साइकिल गिरा दो, एक साइकिल झटका दो जरा सा, सारी साइकिल गिर जाती चली जाती है, यानी कि ऊर्जा ट्रांसफर होती चली गई। तो एक साइकिल वहां तक नहीं पहुंची इसको गिराने के लिए, लास्ट वाली को, बल्कि लास्ट वाली साइकिल तक ऊर्जा एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे तक, तीसरे चौथे को, एंड तक वैसा ऊर्जा का स्थानांतरण बिना साइकिलों के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और यही क्या है, तरंग है। जो झटका वहां तक जा रहा है वो झटका, या फिर वो विक्षोभ, या फिर वो ऊर्जा, और वही क्या है अपना तरंग है या वेव है, ठीक है। उसमें जो चल रही है, जो विक्षोभ चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे कि ऊर्जा चल रही है, यानी कि ऊर्जा के चलने की अपनी एक चाल भी होगी, है ना। वो हम देखेंगे कि भाई क्या होती है, वेव स्पीड बोलते हैं, तरंग की चाल बोलते हैं उसको। तो जो चल रही है वो तरंग है, यानी कि तरंग में ऊर्जा चल रही है, तो तरंग की चाल भी निकालेंगे। खैर बाद में देखो, तो कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास अभी तक हम क्या करते थे कि मान लीजिएगा हमारे पास एक बुलेट है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ये बुलेट है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो क्या इसका अपना संवेग है, यस। क्या इसकी ऊर्जा है, यस। तो उसके पास ऊर्जा भी है, संवेग भी है। अगर मुझे यहाँ तक पहुँचानी है, ये इस गुटके तक पहुँचानी है, तो जाहिर सी बात है खुद चलना पड़ेगा, इसको यहाँ से वहाँ तक खुद चलना पड़ेगा। तो नॉर्मल मैकेनिक्स की तरह हो गया कि मैं अपनी ऊर्जा को और संवेग को लेकर खुद चला गया, तब जाके इसको मिलेगी ये। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक कुछ जो है बीच में गुटके से रख दूँ ऐसे, और ये मानते हुए जैसे सरल आवर्त गति माना था कि ऊर्जा का कोई लॉस नहीं है, तो जैसे ही इसे टकराएगा तो क्या ये ऊर्जा इसको ट्रांसफर हो जाएगी, ये इसको टकराएगा, ये इसको टकराएगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और ये इसको भी मिलेगा। तो क्या इसकी ऊर्जा और संवेग बिना यहाँ तक पहुंचे ही इसको, इसकी ऊर्जा और संवेग इसकी यहाँ तक स्थानांतरित हो गई। तो माध्यम के जो कण है, ये भी माध्यम मान लो, ये सब बीच में क्या है, माध्यम है। क्या ये वाला गुटका वहां पहुंचा, क्या ये बुलेट वहां पहुंची, क्या ये वाला गुटका वहां पहुंचा, नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी ऊर्जा को एक दूसरे को देते 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 यहां तक पहुंचा दिया, और बिना किसी माध्यम के कणों के चले अपनी ऊर्जा को, अपनी संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान
को तक स्थानांतरित कर दिया। और ये बड़े कमाल का कंसेप्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि भाई कण नहीं चलने का अपनी जगह पर। हाँ, वो अपनी जगह पर दोलन कर सकते हैं, वहीं के वहीं पे दोलन कर सकते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे दोलन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दोलन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कण यहाँ से वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट सीखा, समझा और इसी को बहुत सारी जगह अप्लाई भी किया। और उसी से बेसिस पर आप जानते भी, अब सारा कुछ कम्युनिकेशन होता है वेव के ऊपर ही होता है, सारा तरंगों के ऊपर ही है। तरंगे ही हैं अपने सारे के सारे एटमॉस्फेयर में, अलग अलग तरह की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना, साउंड चल रही साउंड की तरंगे हैं, किसी रस्सी पर हम तरंगे जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। मान लो रस्सी पर जनरेट करना तरंगों के लिए, मान लीजिएगा आपने ये कोई ब्लॉक है, ये क्या है, कोई ब्लॉक है द्रव्यमान का, और ये यहाँ पर आपने स्प्रिंग लगा दिया। आपको पता है कि मान लीजिएगा ये मेन पोजीशन पर है, ये माध्यावस्था में है, तो ये नेचुरल लेंथ कहीं आ रही होगी। तो अगर मैं इसको दबा के छोड़ूं तो ये क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। तो हमने ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसको एक डिस्टर्बेंस देना पड़ेगा, विक्षोभ देना पड़ेगा, तभी तो ऐसे चम करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। तो हमारे कोर्स में ऐसी वेव है जो सरल आवर्त गति की वजह से पैदा होंगी, यानी कि सिंपल हार्मोनिक वेव। सरल आवर्त गति के कारण जो वेव्स आएंगी उनको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, तो अगर मान लीजिएगा हमने इसको झटका दिया है या फिर उसको एनर्जी दी, तो ये सरल आवर्त गति करेगा। सरल आवर्त गति करेगा तो उसमें कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं होता है। तो अगर इसके साथ एक रस्सी बांध दे, स्ट्रेचेबल रस्सी जिसका इस प्रत्यास्थता हो, इलास्टिसिटी हो, है ना, तो हमने इसके साथ रस्सी बांध दी, तो ये रस्सी है। अगर ये रस्सी है, ये क्या है, रस्सी है। तो वेव को जनरेट करने का तरीका हमारे कोर्स में जो अभी हम पढ़ेंगे, दो तरह की वेव पढ़ेंगे। कौन कौन सी तरंगे पढ़ेंगे, एक तो रस्सी पर तरंगे जनरेट करना, रस्सी पर तरंगे, और उसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे, उसके बारे में सारी की सारी कैलकुलेशन, पूरा मैथ और जो भी कुछ उसमें प्रॉब्लम क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे जानेंगे। दूसरा हमारा जो है साउंड वेव्स, साउंड वेव जाननी हमारे कोर्स में। दो तरह की तरंगे पढ़ेंगे अभी 11वीं में। कौन कौन सी, एक तो रस्सी पर वेव तरंगे और दूसरी साउंड पर तरंगे। रस्सी पर तरंगे और साउंड पर तरंगे 11वीं में पढ़ेंगे, और आगे फिर आप देखोगे लाइट की तरंगे ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो हम 12th में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसका फंडामेंटल भी, 12th वाली वेव का फंडामेंटल भी यहीं से शुरू होगा, यहीं से समझेंगे। इसलिए अच्छे से वेव समझेंगे तो आपके 2-3 चैप्टर्स पे आसानी से कवर हो जाएंगे, है ना। वेव, साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स, वो सब चीजें एक जैसी सीध मिलेगी आपको लगभग, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे वेव वाले ही लगेंगे। खैर, अब बात है कि मान लो हमने एक स्प्रिंग को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग को हमने ऐसे चम कराया, तो ये बेटा जब दबाएंगे तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और सरल आवर्त गति करता चला जाएगा। ठीक है, सरल आवर्त गति करता चला जाएगा। लेकिन जब रस्सी भी जुड़ रही है इसके साथ, क्या रस्सी भी चलेगी, तो इसमें जो ऊर्जा चलेगी वो ऊर्जा इस वाले पार्टिकल को, इस वाले कणों को मिलेंगे, और उनमें भी विक्षोभ होगा और वो भी भागेंगे ऊपर अपनी माध्यम से छोड़ करके, और फिर वो ऊर्जा दूसरे को मिलेगी, तो उसके पास ऊर्जा नहीं होगी तो वापस अपनी स्थिति में आएगा। तो कुल मिलाकर के ये रस्सी का जो शेप है फिलहाल वो ऐसा हो जाएगा। ये रस्सी की शेप हो जाएगी, सरल आवर्त गति। तो जितनी देर में ये इसका एक दोलन है उतनी देर में इसका एक दोलन हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एक दोलन या ऑसिलेशन कहलाता है। लेकिन अब ये वेव है तो इसका जो विस्थापन है वो विस्थापन अब हम इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है ना। ये एम्पलीट्यूड होगा ए आयाम, और यहाँ तक की ये जो आयाम हो गया, और किसी भी इसके अगर वाई एक्सिस ले लें तो वाई एक्सिस पर हम इसको, और इसको ले लेंगे एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अब हम वाई विस्थापन बोलेंगे। वाई क्या होगा, विस्थापन, है ना, कणों का विस्थापन कितना होगा। और ये एक्स दिशा में चल रही है, यहाँ पे टाइम नहीं है, ध्यान रखना। एक्स दिशा में मतलब रस्सी के किस एक्स की बात हो रही है, रस्सी के किस एक्स दूरी की बात हो रही है, किस पॉइंट की बात हो रही है, इसकी उसके बारे में जानेंगे। खैर, कुल मिला के बात ये होगी कि भाई हम लोग इसमें वेव को जनरेट करने का एक आसान तरीका ये भी है जिसको हम यूज भी करेंगे। तो अब वेव क्या होती है एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूं कि वेव एक तरह से क्या होती है कि वेव में आपको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी किसी माध्यम में, तो उस माध्यम में ऊर्जा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगी, लेकिन उस माध्यम के कण एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित नहीं होंगे। इस बात को दिमाग में रखें।
पहली बात। दूसरी बात कि ऊर्जा इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या चल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या चल रहा है, उसमें चल रही है ऊर्जा, यानी कि वेव चल रही है, ऊर्जा चल रही है, तो हम बोलेंगे कि तरंग चल रही है। तो तरंग के चलने का मतलब उसमें कौन चल रहा, ऊर्जा का चलना। तरंग के चलने का मतलब ऊर्जा का चलना। तरंग की स्पीड का मतलब ऊर्जा की स्पीड। तरंग की चाल का मतलब ऊर्जा की चाल। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि भैया तरंग चल रही है, मतलब उसमें कौन चल रहा है, यानी कि उसमें ऊर्जा चल रही है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसमें ऊर्जा चल रही है। ठीक है। तो ये उसके बेसिक से एग्जाम्पल में हमने समझे कि भैया अपने को अब तरंग को अगर जानना है तो उसका मतलब सरल आवर्त गति तो आनी ही पड़ेगी। रियलिटी में अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये तो एक कण था जो सरल आवर्त गति कर रहा था, ये तो एक कण था जो सरल आवर्त गति कर रहा था, लेकिन इसकी वजह से इसने इस रस्सी के सारे कणों को सरल आवर्त गति करा लिया। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही है, थोड़ी देर बाद ये नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। तो ये तो एक स्नैपशॉट है, तो ये क्या है, फोटोग्राफ है, ये तो एक फोटो है, फोटोग्राफ। किसी समय पर, किसी समय टी पर, किसी समय टी पर ये एक फोटोग्राफ है। हमने एक फोटो खींच लिया जिस समय, क्योंकि तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे सारा ये पॉइंट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे कभी नीचे, तो सारे सरल आवर्त गति, हर कण सरल आवर्त गति कर रहा। तो रस्सी के सारे कण सरल आवर्त गति कर रहे हैं, यानी कि वेव का मतलब क्या हुआ, रस्सी के सारे कण का मतलब रस्सी में कितने कण हैं, अनंत कण हैं। पार्टिकल कितने इसमें, अनंत। इसका मतलब अनंत कणों का SHM, सरल आवर्त गति ऑफ अनंत कण, अनंत कणों की सरल आवर्त गति को ही क्या बोलेंगे, वेव। बड़ा कमाल की चीज है कि एक साथ माध्यम के सारे कण यानी कि अनंत कण क्या कर रहे हैं, सरल आवर्त गति कर रहे हैं, तो वो सारे मिलाकर के हम उसको बोलते हैं वेव। यानी कि माध्यम के अनंत कणों की सरल आवर्त गति ही क्या कहलाती है, वेव। यानी कि सोचो हमने तो एक कण की सरल आवर्त गति पढ़ी थी आज तक, और हमें माध्यम के सारे कणों की सरल आवर्त गति को एक साथ पढ़ना है, यानी कि अनंत कणों की सरल आवर्त गति को एक साथ पढ़ना है। तो उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स लगाया, कितने कमाल का मैथमेटिक्स लगा करके उसको सोल्व किया गया वो देखेंगे। ठीक है, तो सोचो एक ही इक्वेशन में समझ लेंगे सारी चीजों को, एक ही समीकरण को प्रूफ करेंगे बाद में हम उसका। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखें कि भाई SHM क्या है, सॉरी वेव क्या है। वेव का मतलब एक ऊर्जा का चलना है उसमें किसी माध्यम में, और माध्यम के कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। मैं बार बार समझा रहा हूँ इस बात को, ध्यान रखें। माध्यम के कण अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ऊर्जा और संवेग को स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करेंगे। और माध्यम के कण सारे सरल आवर्त गति कर रहे हैं अगर, तो यानी कि माध्यम के कणों का, अनंत कणों की सरल आवर्त गति को ही वेव कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वेव और तरंग। ठीक, तो चलिए अब हमने वेव की परिभाषा समझ ली है। वेव की परिभाषा के बाद अब हम देखते हैं कि वेव कितने तरह की होती है, जो और हमारे कोर्स में कौन सी है जो हमें अभी पढ़नी है। ठीक है, तो वेव की जो अपनी क्लासिफिकेशंस है या वर्गीकरण है तो वो क्या है, तो उसको अलग अलग आधारों पर बांटा गया कि किस बेसिस पर हम उसको पढ़ रहे हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं उसको उस कणों के वाइब्रेशन के बेसिस पर है, कणों के दोलनों के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये कितने तरह की होती हैं, ये होती हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे। अगर बात करें माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर, तो ये दो तरह की होती हैं, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। ठीक, एक होती है उनके ट्रांसमिशन, संचरण के आधार पर, संचरण या पारगम्य भी बोल सकते हैं, पारगम्य के आधार पर, है ना। मतलब
बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन कह सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन, उनके चलने के आधार पर। और ये क्या है, बेस्ड ऑन मीडियम, आप इसे कह सकते हैं बेस्ड ऑन मीडियम। और ये क्या है, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, बेस्ड ऑन वाइब्रेशन। ठीक, तो कुल मिला के हमारे पास ये आ गई। और ये किस तरह की होती है, ये भी दो तरह की होती है, प्रगामी और अप्रगामी। प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव। तो अब इसमें थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी तरंगे कैसी होती है। अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। समझे, जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, है ना। और इस तरह के जो उसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे रस्सी पर आप तरंग जनरेट करते हो या फिर किसी स्प्रिंग से भी जनरेट करा सकते हो। तो जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूं कि ये अनुप्रस्थ तरंग होगी, तो मान लीजिएगा ये माध्यम है, ये रस्सी समझ लो चाहे, इसके कण है, इधर कौन है, तरंग के चलने की दिशा, मतलब ऊर्जा चल रही। तरंग में कौन चलता है, ऊर्जा चलती है। तो अगर तरंग ऐसे चल रही तो माध्यम के कण ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चम कर रहे हैं, ऐसे दोलन उनके इस तरह से है। तो इस तरह की तरंगे जिनमें तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत माध्यम के कण वाइब्रेट करते हैं, दोलन करते हैं, तो उस तरह की क्या बोलेंगे उनको, अनुप्रस्थ तरंगे। ये कौन सी तरंगे होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे। परिभाषा को अपना आप समझ सकते हैं दोबारा से कि ये ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, अनुप्रस्थ तरंगे नाम दे देंगे। ठीक है, ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उनको क्या नाम देंगे, अनुप्रस्थ तरंगे नाम दे देंगे। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे रस्सी पर तरंग, रस्सी पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, रस्सी, हमारे कोर्स में भी है ये, रस्सी पर तरंग। जैसे अभी मैं बनाए हुए थे एक डायग्राम, ये मान लो मैं आपको बोलूं कि ये रस्सी है और रस्सी का आपका ऐसा हो गया, तो इसमें इधर तो चल रही कौन, तरंग, तो ऐसे चल रही, विक्षोभ ऐसे बढ़ रहा, आगे विक्षोभ ऐसे बढ़ रहा, मतलब जो डिस्टर्बेंस देता है वैसे बढ़ रहा। लेकिन जो यहाँ पर रस्सी का एक कण था, ये जो रस्सी थी, ये रस्सी है, रस्सी का ये जो कण था ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, फिर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर। तो ये तो ऐसे ऐसे गति कर रहा, ये कण नहीं आगे बढ़ रहा, लेकिन इसमें से ऊर्जा आगे पहुंच रही है। तो वो क्या है, तरंगे आगे बढ़ रही है, यानी कि ऊर्जा आगे बढ़ रही है, किसी स्पीड v से बढ़ रही है, तो तरंग की चाल बोलते हैं। तो ये कण तो अपना वहीं का वहीं लंबवत दिशा में गति कर रहा है, इसके चलने की दिशा के लंबवत। तो इसका मतलब ये रस्सी पर जो वेग तरंग आएगी वो कैसे कहलाएगी, अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी, है ना। दूसरी बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य कौन सी होगी, अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी आएगी, जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, वो क्या कहलाएंगी, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, नाम इंग्लिश में बता देता हूं, ट्रांसवर्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड। प्यारे बच्चों,
हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें क्या होगा कि भाई जैसे मान लीजिएगा इधर कौन है, तरंग की गति है, इधर तरंग की गति इस तरफ है, यानी कि ऊर्जा इस तरफ चल रही, वेव स्पीड ऐसे है। अगर माध्यम ये यहाँ पर ये माध्यम है, जैसे मान लीजिएगा साउंड है, जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से हवा के कण ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि हवा के कण ऐसे ऐसे चलते हैं, एक कण दूसरे को ऊर्जा देता है, दूसरा तीसरे को ऊर्जा देता है, तीसरा चौथे को ऊर्जा देता है, और इस तरीके से हमारे पास ये सारे कण इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, दोलन करते हैं। तो इनके इस तरफ दोलन कर रहे, इसी तरफ इसकी गति है, इसी तरफ क्या हो रहे, कंपन हो रहे, कंपन भी इसी तरफ हो रहे। तो इस तरह की तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंगों की गति की दिशा में हो, उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। और ऐसे इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, साउंड वेव, साउंड वेव। ठीक है, आप इसके अनुप्रस्थ तरंगों में आप आगे भी जानेंगे, लाइट वेव भी होती है, लाइट वेव है ना, प्रकाश तरंगे, ये 12वीं में पढ़ेंगे आप, प्रकाश तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बोल सकते हैं, ईएम वेव, ईएम तरंगे, ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगी तो होती है लाइट भी, है ना। साउंड वेव, ध्वनि तरंगे बोलते हैं इनको, ध्वनि तरंगे हो गई। ठीक है, चलिए ये ऐसे हमारे एग्जाम्पल कौन से हो गए, ये वाले हो गए, ये दोनों एग्जाम्पल ये वाले हो गए, ये वाला भी अभी। अब बात करते हैं यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं इनको, मैकेनिकल, और दिस इज नॉन मैकेनिकल। तो नाम से पता लग जाएगा, मैकेनिकल तरंगे वो तरंगे होते हैं जिनमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल सा डिफरेंस है। ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल या फिर यांत्रिक तरंगे, और जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उनको नॉन मैकेनिकल या फिर अयांत्रिक तरंगे। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, अब देखो रस्सी में जो वेव चल रही है, रस्सी में जो वेव चल रही है, इसको हटा सकते हैं हम, हाँ जी। तो जैसे हम रस्सी में जो वेव चल रही है, रस्सी में वेव एक रस्सी के कणों के थ्रू ही चल रही है, यानी कि रस्सी तो माध्यम हो गई, तो रस्सी माध्यम हो गई, तो उस तरह की चलने वाली वेव को किस कैटेगरी में डालेंगे, कि यांत्रिक तरंगों में डाल देंगे। साउंड वेव कहाँ चल रही है, हवा में, साउंड वेव कहाँ चल रही है, हवा में, तो माध्यम है, माध्यम की एटमॉस्फेयर है। सोचो अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ हवा के कारण से पहुंच रही है। अगर हम चांद पे जाके बोलने लगे तो वहां पे आवाज नहीं सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो माध्यम ही नहीं है जिससे कि ऊर्जा ट्रांसफर हो सके एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ध्वनि को चलने के लिए, यानी कि साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यानी कि साउंड वेव हो या स्ट्रिंग वेव हो, दोनों ही कैसी है, यांत्रिक तरंगे हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं यांत्रिक तरंगे किसको बोलेंगे, जिनको चलने के लिए, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ये तो कहलाएंगी ये वाली। और इसमें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसे एग्जाम्पल क्या होंगी, रस्सी पर वेव, रस्सी एग्जाम्पल देख लेंगे, रस्सी पर तरंगे या फिर ध्वनि तरंगे,
ध्वनि तरंगे, क्योंकि इनको चाहिए क्या, माध्यम, बिना माध्यम के चल नहीं पाएंगी, तो इनको हम इसके कैटेगरी में डालेंगे। और अब देख तो लाइट वेव, लाइट भी तो तरंगे ही है ना, प्रकाश तरंगे। प्रकाश तो जब सन से यहाँ तक आती है तो बीच में स्पेस है, खाली स्पेस है, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं है, यानी कि उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे चलती है, क्या होता है उनके पीछे की फिजिक्स, वो सब जानेंगे 12th में, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो एक दूसरे को आगे बढ़ाती है, वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे आप क्या रखना है कि भाई इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, सभी, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसका एग्जाम्पल आएंगी, है ना। या फिर प्रकाश तरंगे भी इसी का एग्जाम्पल है। प्रकाश तरंगे भी तो क्या है, प्रकाश तरंगे भी तो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो है प्रकाश तरंगे भी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे, ये सब हमारी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। बहुत सारे होते हैं ना विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो सुनी होंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन से आती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, और भाई आपके पास जो है एक्स रेज, गामा रेज, तो बहुत सारी हैं। अनंत किरणें हैं, तो इन सब किरणों को अयांत्रिक तरंगों में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक बार फिर डेफिनेशन सुन लें ध्यान से, कि जिनमें माध्यम की आवश्यकता होगी वो यांत्रिक तरंगे, जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी चलने के लिए अयांत्रिक तरंगे, बस। तो याद रखेंगे एग्जाम्पल, रस्सी पर तरंगे और ध्वनि तरंगे। अभी 11th में हमें ये पढ़ना होता है, ठीक। पहला हम इसके बारे में जानेंगे, प्रकाश तरंगे 12th में पढ़ते हैं, ओके। चलिए दूसरी नेक्स्ट आती है हमारी, जिनको हम किस आधार पर डिवाइड किया, प्रगामी और अप्रगामी। प्रगामी होती है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, और ये वाली नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, इसलिए प्रगामी है। और जो प्रोग्रेसिव ना हो, आगे ना बढ़े, अप्रगामी होंगी। तो प्रगामी जितनी भी हमने तरंगे पढ़ी वो सब क्या आगे बढ़ रही है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। तो ऐसी तो सभी तरंगे जितनी हमने बनाई, ये वाली कोई भी तरंग है, तो ऐसी कोई भी तरंग, ये सब क्या है, प्रोग्रेसिव है। ये सब क्या है, प्रोग्रेसिव तरंगे। साउंड वेव, रस्सी में तरंगे हैं, ये सब प्रोग्रेसिव तरंगे। लेकिन अगर हम, ये ऊर्जा तो बढ़ रही, ये क्या है, तरंगे आगे बढ़ने का मतलब ऊर्जा बढ़ रही, तरंगे इधर चल रही मतलब ऊर्जा का चलना, तरंगों का चलना मतलब ऊर्जा का चलना। तो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कण नहीं जा रहे माध्यम के। खैर, अब ऊर्जा का चलना तो हमें समझ में आ गया, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही, तो प्रगामी तरंगे कहलाएंगी, इनको हम बोलेंगे प्रगामी। लेकिन अगर हम इस ऊर्जा को एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही चलाएं, कि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही उसको बाउंड कर दे, बाध्य कर दे कि इसी रीजन में रहना है, इसी क्षेत्र में रहना है, तो उस तरह की जो तरंगे होती हैं वो अप्रगामी होती हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगी, उसी के रीजन में चलती रहेंगी। तो इस तरह की तरंगों को हम बोल सकते हैं कि मान लीजिएगा 2 रीजन बना दिए हमने, तो यहाँ से जो तरंगे चली, मान लीजिएगा ये तरंगे चली, तो ये इसी रीजन में ही यहीं से टकरा करके इधर से इधर से चलती रहेंगी। बाकी डिटेल हम इनकी जानेंगे हमारे कोर्स में, अच्छे से डिटेल में इनकी भी है, प्रगामी तरंगे भी और अप्रगामी तरंगे भी। तो सारी तरंगे जितनी भी हमारे पास हैं जनरली प्रगामी थी, उनको अप्रगामी कर सकते हैं अगर उनको हम उस तरीके से किसी 2 माध्यम के बीच में उसको हम कन्फाइन कर दे, एक क्षेत्र में उसको बाध्य कर दे। तो ये कहलाती है हमारी, ऐसे चल रही मान लीजिएगा, और फिर ऐसे चल के आकर के टकरा भी, तो ऐसे चलती रहेंगी, तो इसी रीजन में चलती रहेंगी, उधर से इधर, उधर से इधर, और ये हमारी कहलाती है अप्रगामी तरंगे। तो प्रगामी और अप्रगामी तरंगों का बेसिक डिफरेंस, कि प्रगामी तरंगे अप्रोक्ष चलती रहेंगी और अप्रगामी तरंगे किसी माध्यम, किसी बीच में, किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में वो चलती बाध्य हो जाएंगी, यानी कि कन्फाइन हो जाएंगी एक रीजन में, एक क्षेत्र में फिक्स हो जाएंगी वो ऊर्जा, तो आगे नहीं बढ़ेगी वो, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास ये हो गया इनका कैटेगराइजेशन या फिर वर्गीकरण ऑफ वेव्स। तो वेव्स का, तरंगों का वर्गीकरण कंप्लीट। चलिए कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। हालांकि आप कुछ सरल आवर्त गति में जान चुके हैं, वही परिभाषाएं थोड़ा सा दोबारा से फिर समझते हैं, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस भी हो सकता है और सेम भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं आवर्तकाल, तो आवर्तकाल की परिभाषा क्या क्या जानेंगे, आवर्तकाल, आवर्ती और तरंग धैर्य, ये हम एक नया शब्द जोड़ेंगे इसमें, तरंग धैर्य, वेवलेंथ, और तरंग की चाल, ठीक है, ये सब निकालेंगे, इनमें संबंध भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आवर्तकाल की बात करेंगे, तो आवर्तकाल हम पहले से भी जानते हैं, तो वही सेम आवर्तकाल की बात होगी जो पहले हो रही थी। आवर्तकाल का मतलब क्या होगा कि एक दोलन में लगने वाला समय,
एक दोलन में लगने वाला समय। तो एक दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। या एक वेव का समय भी कह सकते हैं, या एक तरंग या वेव, एक तरंग पूरी या वेव के समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे मान लो ये आपके पास, चलो ऐसे मान लीजिएगा, यहाँ से एक स्प्रिंग ले लिया, ये ब्लॉक है, ये क्या है, रस्सी है। हम सब कुछ रस्सी से सीखेंगे फिलहाल वेव में। वेव मतलब जब तक वेव चलता रहेगा मतलब रस्सी पर वेव। तो ये रस्सी है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको ऐसे चमकरा दिया, इसकी मीन पोजीशन है, तो यहाँ से ऐसे चमकराएंगे तो ये अपना क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये अपने ऐसे चमकरने लगेगा। तो ये भी ऐसे, तो इसके एक दोलन में यहाँ से ऊर्जा यहाँ तक चली गई, तो उसको बोलेंगे एक वेव। दिस इज वन वेव, एक तरंग। तो जितनी इसका दोलन का समय है उतनी देर में ये यहाँ तक अपनी ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो इतनी इसमें बोलते हैं कि एक वेव बन गई, इसको बोलेंगे एक वेव, ठीक है। तो ये रिपीट होती रहेगी क्योंकि दोलन भी रिपीट होते रहेंगे जब तक रिपीट होएगी, है ना। तो इसको बोलेंगे एक वेव। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज आवर्तकाल, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा, इसको टी से डिनोट करते हैं, है ना, टी से डिनोट करेंगे। दूसरी परिभाषा क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। आवर्ती की परिभाषा देखते हैं। आवर्ती क्या है, ऐसे ऐसे जितने भी दोलन हो रहे हैं वो एक सेकंड में कितने हुए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में दोलनों की संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या या वेव की संख्या। एक सेकंड में दोलनों की संख्या या तरंगों की संख्या, या तरंगों की संख्या को तरंग आवर्ती कहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यानी कि जो सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल होगा वही तरंग का आवर्तकाल होगा, जो सरल गति करते हुए कण की आवर्ती होगी वही तरंग की आवर्ती होगी। यानी कि कोई खास अंतर नहीं आया, है ना। तो इसमें क्या होता है, 1/t, ये संबंध हम पहले भी जान चुके हैं, है ना। तो भाई t सेकंड में कितना है, एक, तो एक सेकंड में कितना है, 1/t, है ना। तो इस तरीके से इसको यूनिट क्या बन जाएगी, हर्ट्ज। और अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा होता है 2π/t, है ना, 2π/t होता है। तो उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf भी तो लिख सकते हैं, ठीक। तीसरी डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, आयाम की, एम्पलीट्यूड, दैट इज ए। एम्पलीट्यूड, आयाम। आयाम क्या था, आयाम ये था बेटे किसकी माध्यावस्था से अधिकतम कितना विस्थापन हो रहा, डी से ए हो रहा। तो कण का जितना अधिकतम विस्थापन था वही विस्थापन वेव का कहलाएगा, तरंग का भी कहलाएगा। ये ए है, तो ये आयाम है, ठीक।
ये माइनस ए है, दिस इज माइनस ए। तो कण का अधिकतम विस्थापन उसकी माध्यावस्था से, वही क्या कहलाएगा, तरंग का वेग, है ना। कण का, माध्यम के कण का या अधिकतम विस्थापन, माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, तरंग का आयाम कहलाता है। ठीक, तरंग का आयाम कहलाता है, ए से डिनोट करते हैं। अब आती है नेक्स्ट तरंग धैर्य। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य क्या होती है भाई, इसे लैम्बडा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं। नाम से भी पता लग रहा, वेवलेंथ यानी कि एक वेव की लेंथ। तो एक वेव की लेंथ या एक सेकंड में जितनी, एक टाइम पीरियड में जितनी दूरी तय करेगी, तो लेंथ ऑफ वन वेव, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि एक तरंग की लंबाई को तरंग धैर्य कहते हैं। तरंग धैर्य कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी, या एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं। तो एक आवर्तकाल तो यहां तक है, यहां तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की ये लंबाई है, दूरी है, इसको ही बोलेंगे एक तरंग धैर्य। आप यहां से मान लो, यहां से यहां तक का भी एक आवर्तकाल बोल सकते हो, यहां से लेके यहां तक का भी। तो इसलिए यहां से यहां तक की भी लंबाई को आप आवर्तकाल, ये वेवलेंथ बोल सकते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी को भी आप एक वेवलेंथ बोल सकते हैं, है ना। एक तरंग की लंबाई नापनी है बस आपको, उसमें कितनी लंबाई है वही आपकी तरंग धैर्य कहलाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, है ना। लंबाई है तो मीटर में जाएगी इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट, है ना। तो ये हमारी 4 बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। अब हमारे पास बचती है तरंग की चाल की बात, तरंग की चाल और इनमें संबंध। चलिए हम आवर्ती में, तरंग की चाल में और वेवलेंथ में एक संबंध निकालते हैं, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, तरंग चाल की बात करें। इसके बारे में जान चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन तरंग चाल के बारे में नहीं जाना, थोड़ा तरंग चाल के बारे में जान लेते हैं। तरंग चाल क्या होती है, तरंग चाल मतलब वेव स्पीड, है ना। तरंग की चाल का मतलब ऊर्जा का चलना, तरंग का चलना, तरंग का चलना मतलब आपको क्या दिमाग में रखना, तरंग का चलना मतलब ऊर्जा का चलना, तरंग में ऊर्जा का चलना, ये ध्यान रखें। कौन चलता है, ऊर्जा का चलना। क्या दिमाग में रखना है आपको, वो ये बता रहा हूं, डेफिनेशन तो बताऊंगा ही। मतलब तरंग की चाल मतलब, तरंग की चाल मतलब ऊर्जा की चाल, ये दिमाग में रखेंगे आप सब, ठीक। जैसे हम बोलते हैं लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि उसमें जो चाल चल रही है, तरंग की चाल है ये, यानी कि इसमें ऊर्जा इतनी स्पीड से आ रही है हमारे पास, है ना। लाइट भी एक तरह की ऊर्जा है, साउंड भी एक तरह की ऊर्जा है, ध्वनि। अब आप कहते हो कि साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है जनरली, तो 332 मीटर पर सेकंड किसकी चाल है, उसमें कौन चल रहा है, इससे वो ऊर्जा चल रही है, ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा चल रही है, जो हमारे कानों तक पहुंचती है, एक जगह से दूसरी जगह तक आती है ना। तो ऐसे ही हर एक वेव में, अगर हम वेव की स्पीड की बात कर रहे हैं, तरंग की चाल की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें ऊर्जा किस चाल से चल रही है, यानी कि तरंगों का चलना मतलब ऊर्जा का चलना, तरंगों का चलना मतलब ऊर्जा का चलना, है ना। तो ये तरंग की चाल कहलाती है। तो इसके डेफिनेशन को आप क्या बोल सकते हैं भाई, तरंग के चलने के लिए चाल का फॉर्मूला क्या है,
चाल बराबर दूरी बटे समय, एक तरह से बोल सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी चल रहा है, कोई भी समय ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, तो एक दोलन में चली गई दूरी और समय के अनुपात को ही तरंग चाल कहते हैं, है ना। एक दोलन या एक तरंग में, एक तरंग में चली दूरी और आवर्तकाल के अनुपात को तरंग चाल कहते हैं, तरंग चाल कहते हैं, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में चली गई दूरी, है ना, या तरंग द्वारा एक सेकंड में, भाई प्रति सेकंड चली गई दूरी को तो चाल बोलते हैं, एक सेकंड में चली दूरी को तरंग चाल कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई टी सेकंड में तरंग द्वारा चली दूरी कितनी, बराबर वेव लेंथ लैम्बडा, एक वेव की लंबाई, और एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्बडा अपॉन टी। तो एक सेकंड में चली गई दूरी क्या थी, वेव, इसी को क्या बोलेंगे वेव, और ये क्या है लैम्बडा अपॉन टी, और एक बटा टी क्या बनता है, 1 अपॉन टी क्या बनता है एफ, तो एफ इंटू लैम्बडा। इसका मतलब हमारे पास वेव की चाल का फॉर्मूला किस स्पीड से इसमें एनर्जी चल रही है, तो वो आ जाएगा v इक्वल टू एफ लैम्बडा या फिर लैम्बडा अपॉन टी। ये फॉर्मूला अपने बड़ा काम आने वाला। और ये तरंग की चाल है, ऊर्जा की चाल है, उसमें जो कण वाइब्रेट करेंगे वो कणों की चाल अलग चीज है। कण अपनी जगह पर सरलावर्त गति कर रहे, वो सरलावर्त गति करते हुए कणों की अपनी जगह पर दोलनों की चाल है, किस तरीके से दोलन कर रहे हैं उसमें उनकी अलग अलग कण की चाल हो सकती है, लेकिन वो उसी जगह पर वाइब्रेट करते हुए। लेकिन ये है ऊर्जा की चाल, जिसमें ऊर्जा चल रही है, जिस स्पीड से वो विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, झटका आगे बढ़ रहा है ना। तो ये तरंग की चाल है, दिस इज तरंग चाल, वेव स्पीड। ध्यान रखें पार्टिकल या कणों की चाल में और इसमें अंतर है, ये अलग चीज है वो अलग चीज है। कणों की चाल में और इसमें रिलेशन भी होता है वेव तरंग की चाल में, तो उसको हम निकालेंगे भी, है ना। जैसे इसको अभी हम इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। चलिए मान लीजिएगा आपको एक तरंग दे दी, ये कोई तरंग दे दी यहां पे, ये ऐसे चल रही तरंग, है ना, इधर x होता है इधर y होता है, ठीक। अगर मैंने बोला कि ये यहां से लेके यहां तक 20 सेकंड का समय है, और ये जो लंबाई है यहां से लेके यहां तक वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, पहला टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड, बस यही क्वेश्चन में सब में ये सब पार्ट निकालने। अब परिभाषा अगर याद होंगी तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको क्या परिभाषा है भाई, टाइम पीरियड, क्या इसका टाइम पीरियड 20 सेकंड होगा, नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड तो क्या बताया था, एक वेव में लगने वाला समय टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ये तो कितनी वेव है, 1 2 3 4 5, है ना, 2 वेव 3 4 5, टोटल 5 वेव हैं। तो 5 तरंगे दिख रही इसमें, 5 तरंगे हैं, 5 तरंगे, तो 5 तरंगों में लगने वाला समय, 5 तरंगों में लगने वाला समय
बराबर 20 सेकेंड, और एक तरंग में लगने वाला समय 20/5, 4 सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड इसका 4 सेकेंड आ गया बस। और फ्रीक्वेंसी निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1/t कर दो, 1/t मतलब 4, यानी कि 0.25, यानी कि एक सेकंड में 1/4 साइकिल आ जाएगी, है ना, इतने हर्ट्ज। लैम्बडा भी क्या है, 5 तरंगों की लंबाई है, और एक तरंग की लंबाई को क्या बोलते हैं, लैम्बडा, है ना। तो क्या बोलेंगे, 5 तरंगों की लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी, तो एक तरंग की लंबाई 60/5, 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये लैम्बडा आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लैम्बडा 12 सेंटीमीटर आ गई है। अगर हम बात करते हैं v की, तो v इक्वल टू क्या बताता है, f लैम्बडा। f कितनी आई, 1/4, लैम्बडा कितनी आई, 12, तो 4 से कटेगा 3 आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। इस तरीके से हम इन सब में रिलेशन निकाल सकते हैं, और ये हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ जितनी भी तरंगे हैं वो गिन लेनी है, उसमें कितनी, एक तरंग में कितना समय है वो देख लेना, वो आवर्तकाल होगा, एक तरंग की लंबाई कितनी है वो उसकी वेवलेंथ होगी, 1/t कर करके उसका आवर्त्य जाएगी, और v बराबर f लैम्बडा से आपकी तरंग की चाल आ जाएगी। यानी कि इसमें ऊर्जा जो चल रही है ना, एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर के हिसाब से चल रही है, यानी कि पर सेकंड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊर्जा चल रही है, ठीक है। चलिए, वेव की स्पीड पर, तरंग चाल पर, आवर्ती पर, उस पर बेस्ड एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आपसे बोला कि भाई इसमें आप टाइम पीरियड भी निकालो, इसमें इसकी आप आवर्ती भी निकालो, इसमें आप इसकी वेवलेंथ भी निकालो, और इसकी स्पीड भी निकालो कि वेव की स्पीड क्या है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर से वही डेफिनेशन अच्छे से आने चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है भाई, डेफिनेशन कहती है कि एक वेव में लगने वाला समय आवर्तकाल होता है, और एक वेव की लंबाई को वेवलेंथ या फिर तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो अब देखो वेव कितनी, 1 2 3 4 और आधी ये, तो टोटल 4.5 तरंगे हैं, 4.5 तरंगे दे रखी, और 4.5 तरंगों का समय दे रखा 45 सेकंड। तो 4.5 तरंगों का समय बराबर 45 सेकंड, और एक तरंग का समय बराबर 45/4.5, इससे कट करेंगे तो बेटा आ जाएगा 10 सेकंड। इसका मतलब आवर्तकाल क्या हो गया, इसका मतलब आवर्तकाल 10 सेकंड हो गया इसका, ठीक है, 10 सेकंड इसका आवर्तकाल हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटे, 1/t, दैट इज कितना, 1/10, यानी कि 0.1 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, आवर्ती होगी। वेवलेंथ, ये 90 सेंटीमीटर दे रखी, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ को कह सकते हैं कि भाई, आप कह सकते हैं कि भाई 4.5 तरंगों की लंबाई बराबर 90 सेंटीमीटर, और एक तरंग की लंबाई बराबर 90/4.5, इससे कटेगा 45 दूनी 90, यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं लैम्बडा इज 20 सेंटीमीटर। अब इसमें ऊर्जा या विक्षोभ या झटका कितनी स्पीड से चल रहा है वो निकालना है। तो हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। अच्छा, f कितना दे रखा, f दे रखा है आपको 0.1 निकाला आपने, 0.1, और लैम्बडा कितना 20, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस तरीके से हम इस सब को निकाल सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799।
180021217999।